हेलो। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की धारणा को समझा। सर्वनाम का एक और भेद है एम्फेटिक प्रोनाउन, बलात्मक सर्वनाम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बलात्मक शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जोर देना, किसी चीज पर बल देना। तो इसी प्रकार कभी-कभी किसी कथन को महत्व देने के लिए एक विशेष प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग होता है। ऐसे सर्वनाम जो किसी कार्य या कथन के प्रभाव को बढ़ाएं, बलात्मक सर्वनाम कहलाते हैं। So pronouns are sometimes used to emphasize a statement or the action done by the subject. वाक्य में जो सब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उसके द्वारा जो भी कार्य होता है या वाक्य में जो भी कथन है, इसको एम्फसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए हम कभी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। Such pronouns which are used to heighten the effect of an action or statement are called emphatic pronoun. तो ऐसे प्रोनाउंस को, कैसे प्रोनाउंस को? जो किसी एक्शन को या स्टेटमेंट, उसके प्रभाव को जो बढ़ाते हैं, उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस emphasize a statement made in the sentence. तो वाक्य में जो भी स्टेटमेंट बनाया गया है, जो भी कथन है, उस पर जोर डालते हैं वो। They stress the fact that the action denoted by the verb in the sentence is performed by the subject without resorting to external help. अब इसमें किस चीज पर जोर डाला जाता है? कि जो सब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वह करता है, वही एक्शन जो है वो करता है। अब ये जो एक्शन जो सब्जेक्ट ने किया है, वो उसने अपने आप किया है, विदाउट रिसोर्टिंग टू एक्सटर्नल हेल्प। का मतलब कोई भी बाहरी सहायता नहीं ली गई, तो इस पर जोर डाला जाता है। These pronouns are not an essential part of the sentence. Even without them, the meaning of the sentence is clear. मतलब ये सर्वनाम जो है एम्फेटिक प्रोनाउन, वो वाक्य में अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो वाक्य कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं। उसके बिना भी जो वाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट है। तो फिर हम क्यों लगाते हैं इस प्रोनाउन को? इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम उस वाक्य को थोड़ा और प्रभावपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये। तो ये बनते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। तो ये हमने एक्चुअली पढ़ा है जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया, निजवाचक। उसी प्रकार का जो मेथड है वो यहाँ भी लगाया जाता है। तो टू डिराइव द एम्फेटिक प्रोनाउन वी ऐड सेल्फ टू द सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक वचन है, तो हम पर्सनल प्रोनाउन में, निजवाचक सर्वनाम में हम क्या करते हैं? सेल्फ ऐड करते हैं। अब जैसे आप देखिए, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है, तो पर्सनल प्रोनाउन है माई, उसमें हमने सेल्फ जोड़ दिया तो हमें मिला माई सेल्फ। तो माई सेल्फ जो है वह एम्फेटिक प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन में, मध्यम पुरुष में, पर्सनल प्रोनाउन है योर, उसमें सेल्फ हमने ऐड किया तो हमें मिला योर सेल्फ। तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में, यदि वह स्त्रीलिंग है तो पर्सनल प्रोनाउन है हर, तो हर सेल्फ बन गया। यदि वह पुल्लिंग है तो हिम, हिमसेल्फ, ये अन्य पुरुष है। और यदि न्यूटर जेंडर है तो हम क्या करते हैं? इट है, इट में सेल्फ ऐड करते हैं तो इट सेल्फ। तो ये बहुत सिंपल है। सिंगुलर यदि हो, दैट मीन्स एक वचन हो, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमको सेल्फ ऐड करना है, जोड़ना है। तो माई से माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ, हर, हर सेल्फ, हिम, हिम सेल्फ, इट, इट सेल्फ।
तो देखते ही पता लग जाता है, जैसे हम ये सेल्फ वाले शब्द देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये जो है एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, लेकिन हम उसके बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे? सो इन द केस अ प्लूरल नंबर, सेल्व्स इज एडेड टू द प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। तो हम क्या करते हैं कि बहुवचन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें हम सेल्व्स जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है, तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आर, तो उसमें आर सेल्व्स, सेल्व्स हमने उसमें जोड़ दिया। सेकंड पर्सन है मध्यम पुरुष, तो योर के साथ सेल्व्स जोड़ा, तो योर सेल्व्स। और तीसरा क्या है? अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, तो देम, देम के साथ में सेल्व्स जोड़ा, तो देम सेल्व्स। तो अभी आप समझ गए होंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है हम उसे कैसे बनाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। अब एक परेशानी उत्पन्न होती है जब हम ये एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों जो हैं बहुत समान दिखते हैं। दोनों का जो है उसका निर्माण का जो तरीका है एक ही है। सिंगुलर है तो सेल्फ ऐड करते हैं, प्लूरल है तो सेल्व्स ऐड करते हैं। तो जब हम इन प्रोनाउंस को देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक। तो इसलिए हम क्या करते अभी देखते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर यदि आप समझ जाएं तो आसानी से आप उनके बीच में भेद कर पाएंगे। तो पहला अंतर जो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट। उसका नेचर क्या है, उसका काम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम से ही स्पष्ट है, रिफ्लेक्स, कि वो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट को वापस। तो प्रोनाउन जो है वो और सब्जेक्ट दोनों एक समान होते हैं, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु से संबंधित रहते हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो क्या करता है? इट एम्फसाइजेस द स्टेटमेंट। जो भी कथन है उस वाक्य में उस पर केवल जोर डालता है। दूसरा अंतर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब वाक्य का पूर्ण यदि अर्थ हमको समझना है और उस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो अर्थ पूरा समझ में आता है। यदि हम उस प्रोनाउन को उसमें से हटा दें तो जो वाक्य का अर्थ है वह इनकम्प्लीट होता है। इसलिए हम कहते हैं इट इज रिक्वायर्ड, ये अनिवार्य है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में अनिवार्य है। एम्फेटिक प्रोनाउन कैसा है? इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वह अनिवार्य नहीं है। इवन विदाउट इट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज क्लियर। आप उस वाक्य से उस शब्द को हटा दें, उस एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा दें, तब भी जो वाक्य है उसका अर्थ जो स्पष्ट होता है। तीसरा अंतर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस। कैसे प्रयोग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? वह कर्म कारक में प्रयोग होता है, कर्म के स्थान पर होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन इज नॉट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है। इट इज ओनली एन एडिशन टू स्ट्रेस अ पॉइंट। उसको केवल जोड़ा जाता है सेंटेंस में, काय के लिए? टू स्ट्रेस, किसी बात पर दबाव डालने के लिए, बल देने के लिए। It reveals that the subject and object refer to the same person or thing. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, क्या दर्शाता है? कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों ही एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उसी से जुड़े हैं। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो क्या दर्शाता है कि द एक्शन डिपिक्टेड बाय द वर्ब वाज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। वो तो ये दर्शाता है कि जो भी काम सब्जेक्ट द्वारा हुआ है उस वाक्य में, वह सब्जेक्ट ने अपने आप किया है,
बिना किसी बाहरी सहायता के। और लास्ट पॉइंट क्या है? Being the object, the reflexive pronoun always comes after the verb. ऑब्जेक्ट के स्थान पर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? हम वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछते हैं whom या what, तो इसलिए वर्ब के बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ आता है? उसके दो स्थान हो सकते हैं। इट कैन कम बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आ सकता है। कहाँ होता है यूजुअली ऐसे में? वह सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है। और दूसरा स्थान क्या है? आफ्टर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वो जो है एम्फेटिक प्रोनाउन लगाया जा सकता है। तो ये है अंतर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में। यदि आप इसको समझ लें तो आसानी से आप भेद कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के। We will complete the work ourselves. अब पहचाना तो इजी है, क्योंकि सिंगुलर है तो सेल्फ लगता है, प्लूरल है तो सेल्फ्स लगता है। यहाँ सब्जेक्ट जो है वी है, प्लूरल है, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन ourselves, सेल्फ्स लगाया गया है। अब हम जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं इसके पहले, उसी के आधार पर जरा इसको हम इसकी व्याख्या करते हैं। कहाँ लगा है ये ourselves एम्फेटिक प्रोनाउन? We will complete the work ourselves, अंत में लगा है, तो ये उसका स्थान अंत में हो सकता है। और इसको आप हटा दें सेंटेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि we will complete the work ये भी एक पूर्ण वाक्य है और आवश्यकता नहीं है ourselves की। क्यों लगाया है? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि जो काम है हम अपने आप पूर्ण करेंगे। We will complete the work ourselves. दूसरा उदाहरण देखिए, they themselves approach the principal. तो एम्फेटिक प्रोनाउन आप समझ गए हैं, themselves है, उसका स्थान कहाँ है अभी इस सेंटेंस में? they themselves सब्जेक्ट के साथ में है, और आप इसको हटा दें तो भी वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। they approach the principal, मीनिंग तो बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। लेकिन हमने क्यों themselves लगाया? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि वे अपने आप गए प्रिंसिपल के पास, तो इसलिए वो लगाया गया है। तीसरा है she herself will explain the matter. she सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए herself, और ये है इस वाक्य में एम्फेटिक प्रोनाउन herself। चौथा क्या है? he prepared for the competition himself. he, तो उसके साथ himself लगाया गया है, सिंगुलर, और इसका स्थान कहाँ है? he prepared for the competition himself, अंत में है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए आपको मालूम है पहले वर्ब देखना पड़ता है। वर्ब है प्रिपेयर, he prepared for what? for the competition, so object is competition, और उसके बाद लगाया गया है himself, तो उसका स्थान वहां भी हो सकता है। और एक और सेंटेंस हम देखते हैं, the forest itself is not scary. फॉरेस्ट जो जंगल होता है, तो फॉरेस्ट itself, तो सब्जेक्ट के साथ में रखा है ये एम्फेटिक प्रोनाउन को, itself is not scary। तो अभी हमने क्या किया है? उदाहरण की सहायता से एम्फेटिक प्रोनाउन की व्याख्या की है और एम्फेटिक प्रोनाउन एवं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच समानता और अंतर दोनों को ही देखा है। तो आशा है आपको ये समझ में आया। अपने इस ज्ञान को मजबूत करने के लिए teachya.com पर क्विक टेस्ट लीजिए। इस सरल टेस्ट को पूर्ण करके सबमिट बटन दबाएं। आपको तुरंत अपने टेस्ट का फल दिखाई देगा एवं सही उत्तर की व्याख्या भी मिलेगी। टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।